नमस्कार, मैं हूँ सुषमा। क्या कभी ऐसा होता है आपके साथ जब लगता है कि सब कुछ असंभव सा है, तो आपको अपनी सोच बदलने की जरूरत है, अपने नजरिए में चेंज लाने की जरूरत है। वो मुश्किल दौर ही होता है जो हमें मजबूत बनाता है ताकि हम हीरे की तरह चमक सकें। इसी ही चमक से हम रूबरू होते हैं अपनी विशेष शख्सियतों को जानकर। आज के एपिसोड में मेरे तकनीकी सहयोगी श्री ओम प्रकाश शर्मा। बातें दिल की विद सुषमा। Getting dirty and loving every minute of it। जी, सिर्फ बच्चों के साथ ही नहीं, कभी कभी कुछ बड़ों के साथ भी ये मुमकिन है। और हमारी आज की मेहमान कुछ ऐसी ही हैं। वो कहते हैं ना, clay can be dirt in the wrong hands, but it can be art in the right hands। जी हाँ, आज हमारी मुलाकात हो रही है दीक्षा गुप्ता से, जिन्होंने क्ले बॉटिक की शुरुआत कर अपनी कल्पनाशीलता, अपनी कला को नए आयाम दिए, मिट्टी को हाथों से तराश कर अपने सपनों को डिजाइन किया। हेलो दीक्षा। नमस्ते सुषमा जी। वाओ, इट्स लवली टू हैव यू ऑन आवर शो टुडे। तो सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे उस नन्ही दीक्षा के बारे में। क्या क्या पसंद था उसे? मैं बचपन से ही काफी आर्टिस्टिक थी। जैसे कुछ भी मुझे दिया मिल जाता था या फिर घर में कोई भी टूटी हुई चीजें मिल जाती थी, तो मैं उनसे जोड़ करके कुछ नया बनाने की कोशिश करती थी। एंड डॉक्टर फैमिली से हूँ, मेरे फादर काफी सीनियर डॉक्टर हैं। तो उस टाइम पे हम जब व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, तो उस टाइम पे आई थिंक 2 ही प्रोफेशन थे, लड़कों के लिए इंजीनियरिंग और लड़कियों के लिए बीइंग अ डॉक्टर। यही 2 प्रोफेशन समझे जाते थे। और मैं खुद फादर डॉक्टर फैमिली से हैं, तो उन्होंने भी आज तक यही सोचा कि मेरी डॉटर भी डॉक्टर ही बनेगी। पर क्योंकि मेरा आर्ट की तरफ हरदम ही रुझान रहा है, तो 12th के बाद मैंने मेरे फादर को मना कर दिया था कि मैं शायद पीएमटी की तरफ नहीं जा पाऊंगी और मुझे आर्ट ही चुनना है। एनीवे, तो मैंने बीएफए को चुना, बैचलर्स ऑफ फाइन आर्ट्स किया। और तभी से मेरा बचपन से ही आप कह सकते हैं कि आर्ट की तरफ मेरा बहुत ज्यादा रुझान रहा है। यानी मिट्टी में खेलना पसंद था, टूटी फूटी चीजों से कुछ खूबसूरत चीजें बनाना पसंद था। लेकिन ये जो इंटरेस्ट था वो शुरू कैसे हुआ? क्या किसी को देखा आपने या किसी से प्रेरणा मिली, या खुद ब खुद अंदर से ऐसा ख्याल आता था कि अब ऐसे करूं ऐसे करूं? हाँ, मोस्टली तो वो क्रिएटिव माइंड चलता ही है। आप मुझे कुछ भी छोटा-सा कुछ भी 2 फूल भी लाके दे देंगे, तो और बोलेंगे कि दीक्षा इसका गुलदस्ता है, कुछ बना के दे दो, तो वो मैं बहुत क्रिएटिव वे में आपको लाके दे दूँगी। तो ये मेरी शायद स्ट्रेंथ थी और उसको मैंने एम्पावर किया विद एजुकेशन। क्योंकि अगर आपकी स्ट्रेंथ को आप अंदर के अंदर रखेंगे और आप किसी डायरेक्शन में चले जाएंगे, पर आपके वो अंदर का बच्चा है, अंदर की मोटिवेशन है, ये क्रिएटिविटी है, वो मरती नहीं, वो हरदम वहीं रह जाती है। पर मैंने अपनी उस स्ट्रेंथ को एम्पावर किया एजुकेशन के साथ में। फाइन आर्ट्स किया, जिसमें हम लोग के टाइम पे तो उस पे इतनी कोई ग्रोथ भी नहीं थी। उस टाइम पे फाइन आर्ट्स, आज के टाइम में तो फाइन आर्ट्स डिजाइनर्स सबकी बहुत ज्यादा वैल्यू है, हर कोई समझता है, वो एक अलग स्ट्रीम हो चुकी है, इसकी अलग तैयारियां हैं। पेरेंट्स को पता है कि हाँ, अगर बच्चे डिजाइन की तरफ जा रहे हैं तो वो प्रोत्साहित भी करते हैं। पर हमारे टाइम पे इसको स्ट्रीम भी नहीं समझा जाता था। इसको लाइक कि हाँ ठीक है, करना है कर लो। तो पर मैंने उस टाइम पे उसको किया, और उसके बाद जब करने के बाद मुझे समझ में आया इसकी वैल्यू तो बहुत ज्यादा है। मतलब राजस्थान में आप कह सकते हो कि शायद आर्टिस्ट को इतनी वैल्यू ना मिले, पर अगर आप इंडिया लेवल पे जाओगे तो बैचलर्स ऑफ फाइन आर्ट्स की बहुत वैल्यू है। इट्स एज इक्वल एज इंजीनियरिंग और एमबीबीएस डॉक्टर्स, लाइक, क्योंकि इट्स अ प्रोफेशनल फील्ड ऑल टुगेदर। आप डिजाइन के थ्रू सब कुछ समझने लगते हो, आप मटेरियल को समझने लगते हो। आप चाहे आप डिजाइनर हो, आपको कॉपी पेंसिल पे लकीरें ही खींचने की वो ट्रेनिंग दी जाती है, बट उसके बाद आप स्पेस को समझने लगते हो, मटेरियल को समझने लगते हो, डिजाइन, कलर्स। और आई थिंक वो ही आपको बहुत ज्यादा
हर चीज को समझने की ताकत भी देता है। एंड मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से यू कैन डिजाइन योर होल डेस्टिनी विद व्हेन यू लर्न डिजाइन एंड आर्ट। राइट, वेरी ब्यूटिफुली वर्डेड। बिल्कुल, डेस्टिनी जैसे आपने अपनी बनाई। पहले तो मम्मी पापा को लगता होगा क्या ये बेकार की चीजों से क्या क्या बना रही है, लेकिन ऐसा होता है ना लाइफ में, कई बार ऐसे टर्निंग पॉइंट्स आते हैं। तो आपके जीवन में वो टर्निंग पॉइंट कब आया जब आपने अपने हाथों से मिट्टी को संवारने का जो डिसीजन था वो लिया? हाँ, तो जैसे होता है ना कि बैचलर्स ऑफ फाइन आर्ट्स करने के बाद भी आपके ऊपर हरदम ये तलवार रखी रहती कि अब क्या, व्हेन यू विल स्टार्ट अर्निंग प्रोफेशनली। तो वो मेरे साथ भी हुआ। बैचलर्स ऑफ फाइन आर्ट्स करने के बाद मेरे फादर ने मुझसे पूछा कि व्हाट नेक्स्ट। मैंने कहा डिजाइन का सारा फ्यूचर बॉम्बे में है, आई विल गो अच्छा। टू बॉम्बे। तो मैं बॉम्बे में एज अ डिजाइनर ज्वाइन हो गई। टाटा इंटरेक्टिव सिस्टम वाज माय फर्स्ट कंपनी, राइट। तो आपसे वो उम्मीदें जो सोसाइटी करती है वो आप पूरी करते हो, वो रैट रेस में जाते हो, वो पैसा कमाते हो, वो नाम कमाते हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, पर दिस सोसाइटी आस्क यू, राइट। पर जो आपका जो जो अंदर की भाव, चलो मैंने डिजाइन तो सीखा, सब कुछ किया, पर मेरे अंदर में एक चीज थी। हमारे बीएफए के अंदर एक छोटा सा फर्स्ट ईयर में मॉड्यूल होता है जिसमें हम लोग को सिर्फ थोड़ा सा मिट्टी से हम लोगों को काम कराया जाता है। इट्स ओनली वन मॉड्यूल इन फर्स्ट ईयर। उसके बाद ओके। आप प्रोफेशनल आपका जो सब्जेक्ट है वो सेकेंड ईयर में चूज करते हो, जैसे एनी अदर मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज, और फिर उसमें ही ग्रो करते हो। तो मैंने एडवर्टाइजिंग लिया था, तो 3 साल मेरा एडवर्टाइजिंग में ही निकल गया। तो पहले साल में जो मेरा एक छोटा सा मॉड्यूल था मिट्टी का, और उसको मैंने इतना एंजॉय किया था। पर उस टाइम में हमारे कॉलेज में, मैं आईसीजी से हूँ, हमारे कॉलेज में लैब नहीं थी क्ले की। ओके। और शायद अगर होती भी तो मुझे कोई अलाउ नहीं करता, क्योंकि उस टाइम पे स्कल्पचर का, सिरामिक्स का ऐसा कोई फ्यूचर नहीं था। इट वाज अ डेड स्ट्रीम। तो ओके। मैंने जो ऑलरेडी मतलब हाइप में स्ट्रीम थी विच वाज एडवर्टाइजिंग, बस वही चूज करी और मैं ये करके बॉम्बे आ गई। पर एट द बैक ऑफ माई माइंड क्ले वॉज ऑलवेज देयर। मेरे को जब भी कभी अपॉर्चुनिटी मिलती कि अरे यहाँ पे पॉटरी स्टूडियो है, अरे हम जाकर के कुछ सीख सकते हैं, या फिर वो छोटे छोटे कुम्हार किसी रिजॉर्ट में होते हैं जहाँ पे आप मिट्टी के दिए बना सकते हैं उनके साथ बैठ के, तो मैं बहुत ज्यादा इंजॉय करती थी उस चीज को। ओके। राइट। तो ये चीजें जो आप एंजॉयमेंट जिसमें आपको होती थी वो अंततः आपकी डेस्टिनी बन गई, यानी वही आपका करियर बन गया। बहुत जबरदस्त ये चेंज रहा। बॉम्बे से फिर वापस जब आप जयपुर आई, वो डिसीजन कैसे हुआ? बॉम्बे से एक्चुअली मैं 15 साल ऑलरेडी कॉर्पोरेट में काम कर चुकी हूँ, और देश विदेश में जाके बहुत बड़े लेवल पे क्लाइंट्स के साथ में मैं काम कर चुकी हूँ। टाटा कंसल्टेंसी, टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में काम कर रहा है मैंने 10 साल। और वहीं से मुझे इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज मिली देश विदेश घूमने का। पर उसके बाद में एक पॉइंट आता है जब आपकी शादी हो चुकी होती है एंड यू वांट टू स्टार्ट अ फैमिली। थोड़ा आप मतलब एक जगह पे थोड़ा स्टेबल रहना चाहते हो। मेरा जॉब एज अ यूएक्स डिजाइनर का था, यूजर एक्सपीरियंस डिजाइनर का, जो डिमांड करता है कि क्लाइंट के लोकेशन पे होना चाहिए, उनकी अंडरस्टैंडिंग, वो कैसे काम करते हैं। तो इसीलिए मुझे बहुत ट्रैवल करना पड़ता था। तो वो सब मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। और एट द सेम टाइम मेरे हस्बैंड को भी लग रहा था कि उनके फादर यहाँ पे अकेले हैं जयपुर में। तो उन्होंने मुझे आके बोला कि आई थिंक वी माइट प्लान टू शिफ्ट टू जयपुर, तो तुम क्या करोगी। और मैं एक अच्छा। एजुकेटेड फैमिली से आती हूँ जहाँ पे मेरे फादर भी एक सीनियर डॉक्टर हैं, मेरे फादर इन लॉ भी एज अ डीन रिटायर हुए हैं। तो हर किसी का यही एक कंसर्न था कि मतलब दीक्षा यहाँ जयपुर में आके क्या करेगी। और उस टाइम आईटी की जॉब्स भी यहाँ पे नहीं थी जयपुर में, इतना बिल्कुल। आईटी भी नहीं था। 2016 में जयपुर में बहुत आए, अब तो फिर भी कंपनीज आ गई हैं, पर उस टाइम पे नहीं थी। तो मेरे हस्बैंड ने मुझसे ऑब्वियस क्वेश्चन पूछा। मैंने कहा मेरा एंटरप्रेन्योर बनने का मन है, देखते हैं क्या होगा। मतलब इट वाज नॉट एनी श्योर शॉट। ऐसे ठीक है, यू टेक अ डिसीजन, हम यहाँ से वाइंड अप करते हैं, हम वापस चलते हैं।
हुँ, और हम दोनों आ गए क्योंकि ऐसे कोई बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी नहीं, बच्चा था नहीं, तो हम दोनों आ गए एंड वहाँ से हमने अपनी तो मुझसे मेरी फैमिली ने मुझसे पूछा, "आप क्या करोगी?" मैंने कहा, "मुझे पॉटरी करना है।" अच्छा। तो माय फादर वाज़ शॉक्ड। माय फादर एंड माय फादर इन लॉ बोथ वर शॉक्ड। ओके। दे वर लाइक कि ये तो एक कोई फैड होगा, इसका मन होगा, 6-8 महीने करेगी, उसके बाद बोर हो जाएगी, हुँ, तो कर लेने दो। तो मेरे घर में हुँ, पीछे एक छोटी-सी जगह होती थी, खाली पड़ा था, कचरा पड़ा था, मतलब इट वाज़ लाइक जो स्टोर रूम टाइप्स होता है, मैंने वहाँ पे एक छोटी-सी मशीन लगा ली जी। और मैं उसपे काम करना शुरू कर दिया। हुँ, थोड़ा-थोड़ा ऐसे ही मस्ती करने के लिए और सबको यही लगा कि हाँ, ठीक है, ये तो हुँ, अभी थोड़े दिन का क्रेज़ है इसका और थोड़ी मस्ती कर लेंगी। तो फिर क्योंकि मेरे फादर इन लॉ ऑलरेडी यूनिवर्सिटी से रिटायर हुए हैं, तो उन्होंने कहा तुम लेक्चरशिप के लिए क्यों नहीं मास्टर्स कर लो। मास्टर्स कर लोगी तो तुम्हारे को ईज़ी रहेगा एज़ अ लेक्चरर जॉइन करने का। हाँ, तो मेरे पेरेंट्स दोनों पेरेंट्स मेरी मम्मी और मेरे फादर और मेरे फादर इन लॉ और तीनों ने मिलके मेरे लिए डिसीज़न लिया कि तुमको मास्टर्स कर लेनी चाहिए। हुँ, तो मैंने कहा ठीक है, चलो आप बोलते हो। तो मैंने मेरी मास्टर्स एट द एज ऑफ 33 मैंने जॉइन किया अच्छा, मास्टर्स। हाँ, हाँ, मैं वहाँ से आने के बाद पूरा अपना जॉब करने के जस्ट बिकॉज़ कि दे वांटेड ओके, और बहुत अच्छे से मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया और उसके बाद में ऑब्वियसली मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद आपको लेक्चरशिप की जॉब्स आने ऑफर शुरू हो जाते हैं। तो एमएनआईटी में मैंने एज़ अ लेक्चरर, एज़ अ विजिटिंग फैकल्टी भी 2 साल काम किया। ओके। आर्किटेक्चर के स्टूडेंट्स के लिए डिज़ाइन ड्राइंग एंड पेंटिंग का उनका एक पेपर होता है, तो आई यूज्ड टू टेक दैट। तो साथ में आपका ये पॉटरी वाला काम भी चल रहा था, जो आप शौक के हाँ, लिए कर रही थी ये बेसिकली। चल रहा था एज़ इन ये ऐसे चल रहा था कि मैंने वो स्टोर खाली करवा कर के उसको थोड़ा डेकअप कर दिया, उसमें एक मशीन लगा दी। मैं एज़ अ यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइनर हूँ, तो वेब पेज एक छोटा-सा बना दिया, उसपे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डाल दी कि आप यहाँ पे आके पॉटरी कर सकते हो मेरे साथ अगर आपको करनी है तो। अच्छा, ये हमने करके डाल दिया और डाल यानी दिया और फिर वर्कशॉप की तरह शुरुआत हुई। हाँ, वर्कशॉप करके डाल दिया क्योंकि मेरे को मेरे हस्बैंड को एक अंडरस्टैंडिंग थी यहाँ जयपुर में आने के बाद कि यहाँ पे इतना टूरिस्ट आता है, इस शहर में इतना पोटेंशियल है पर उस शहर में करने के लिए कुछ नहीं है और उस हुँ, टाइम पे वर्कशॉप कल्चर जयपुर में नहीं था। अब आप ओके, देख रहे हो, ये सब वर्कशॉप कल्चर हम लाए थे बॉम्बे से। अच्छा, अब आप देख रहे हो कि इतने सारे कैफ़ेज़ के अंदर वर्कशॉप्स होती हैं, कभी ब्लॉक प्रिंट की हो रही है, कभी पॉटरी की हो रही है, कभी ब्लू प्रिंटिंग हो रही है, पर ये वर्कशॉप कल्चर क्ले बॉटिक लाया है जयपुर के अंदर। मैंने शुरू किया और आप मानोगी नहीं विदिन अ मंथ जब हमने पेज अप किया और कॉल्स आने लग गए। इवन ओके, वी वर सरप्राइज्ड कि कॉल्स आ रहे हैं, लोग आने लग गए। तो मतलब ये चीज़ तो सभी के लिए सरप्राइजिंग थी, इनफैक्ट मेरे लिए भी बिकॉज़ मेरा हरदम मानना है सुषमा जी कि आप काम कर दो, ठीक है? और हुँ, रिज़ल्ट का के लिए कभी ऐसे मत रहो कि हाँ, ये होगा। ऊपर हुँ। वाले की मर्ज़ी होगी तो वो हो जाएगा, आपका काम है बस करना। गीता वाली बात, गीता का ज्ञान है ये। बिल्कुल, आपने वही फ़ॉलो किया। अच्छा, मैं अब धीरे-धीरे कैसे ये पॉटरी इंडस्ट्री में कन्वर्ट हो गई आपकी ये छोटा-सा जो एक शुरुआत आपने करी? हाँ, तो ऐसा करके क्या हुआ कि मेरी डॉटर भी हो गई इस दौरान, इस बीच में जब मैं मास्टर्स कर रही हूँ, जब मैं एज़ अ फैकल्टी विज़िटिंग फैकल्टी काम कर रही हूँ। क्ले बॉटिक में भी वर्कशॉप चल रही है। होती थी, वर्कशॉप ऐसे नहीं थी। अब तो हम लोग बहुत वर्कशॉप्स करते हैं, हम 30, 40, 50 वर्कशॉप्स पर मंथ करते हैं। पहले महीने में 1 हो गई, 2 हो गई तो उसमें खुश थे हम, कि अरे वाह! कोई तो आया। मतलब हुँ, एंड इट वाज़ नेवर अबाउट द मनी। वो मनी क्या दे के जा रहा है वो तो अलग चीज़ है। उसके लिए कभी काम नहीं हो रहा था। वो काम सिर्फ़ हो रहा था कि आपने उस टूरिस्ट के साथ अपनी कहानी शेयर करी, उस टूरिस्ट ने अपनी कहानी शेयर करी
एंड हम्म। इट वाज नेवर अ टाइम बाउंड थिंग। अरे खूब मस्ती चल रही है, गीगलिंग चल रही है, गाने चल रहे हैं, तो you take a memory from here, and you, as a provider also, I'm getting a beautiful memory. आप बिलीव नहीं करोगे, उस टाइम के जितने भी मेरे टूरिस्ट हैं मैं उनसे अभी भी कनेक्टेड हूँ फेसबुक के थ्रू। वंडरफुल। तो बहुत सी खूबसूरत याद लोग बनाते थे और फाइनली वो चीज इतनी बढ़ गई कि उसमें आपने एक बहुत अच्छा नाम बना लिया अपना। जी, तो ये हुआ। फिर एक पॉइंट आया जब 2 साल मुझे एज अ फैकल्टी ऑलरेडी हो गए थे, विजिटिंग फैकल्टी MNIT के अंदर। और मुझे ऐसे लगने लगा कि क्ले बॉटिक उसकी वजह से हैम्पर हो रहा है, बिकॉज मैं वहां पे टाइम नहीं दे पा रही हूँ, मेरे को कॉलेज भागना पड़ रहा है, या मैं आधे टाइम अपने बच्चे के साथ होती हूँ, और या फिर तो क्ले बॉटिक इग्नोर हो रहा है। तो मैंने फिर ये डिसीजन लिया कि ये 2 पाँव पे बोट रख, दो बोट्स पे पाँव रख के नहीं चल पाओगे आप। नाउ यू हैव टू टेक योर फर्म डिसीजन, नौकरी करनी है या बिजनेस करनी है। और मैंने काफी मतलब अपने दिल पे जोर डाल के मैंने मेरा डिसीजन लिया कि मुझे बिजनेस करना है। ऑल्दो मेरे और मैं पूरी सर्विस क्लास फैमिली से आती हूँ, कभी किसी ने बिजनेस किया नहीं है मेरी पूरी फैमिली में। आई एम द फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट पर्सन जो बिजनेस कर रहा है। तो सबके लिए सरप्राइजिंग था, और सबको लगा कि ठीक है यार, बच्चा हो गया है, अपना एक करियर की इनिंग करके आ चुकी है, अब इसको बस एक टाइम पास ही तो चाहिए, तो वो उसमें इसको मिल रहा है, तो करने दो, क्या दिक्कत है। ये एक सोसाइटी की हमारी थिंकिंग है कि करने दो, देखते हैं कहाँ तक जाएगी, है ना। राइट। लेकिन वो करने करने में एक बहुत ही खूबसूरत चीज निकल कर सामने आती चली गई। अच्छा, जो पॉटरी वर्कशॉप्स आप लेते हो, क्या गोल होता है आपका एज अ टीचर? जस्ट यू सेड कि फॉर फन आल्सो, फॉर मेकिंग मेमोरीज, बट हाँ, आप आखिर में वो क्या सीखना चाहते हैं आपसे, और आप एक टीचर के रूप में उन्हें क्या दिखाते हैं, क्या सिखाते हैं? देखिए, वर्कशॉप का हमारा मेन मोटो तो होता है गोइंग बैक टू चाइल्डहुड। रैट रेस तो हमने सारी जिंदगी करी है, मटेरियलिज्म के पीछे तो हम सारी जिंदगी भागते रहे हैं। हमने पैसा दिया, हमने सामान खरीदा, हर चीज हमें किसी सामान के फॉर्म में ही मिलती है, राइट। तो हम्म। ये मटेरियलिज्म है, पर एक्सपीरियंस जो है, ओवरऑल जो आपका एक्सपीरियंस है, वो मटेरियलिज्म नहीं है, वो मेमोरी है आपकी, ठीक है। और वो हम्म। एक्सपीरियंस कौन देता है? वो क्ले देती है, मिट्टी। जब आप उसको छूते हो ना, वो आपकी सारी एंजाइटी छीन लेती है आपसे। इट टेक्स अवे ऑल द एंजाइटी दैट यू आर हैविंग। मेरे पास लोग आते हैं, अरे हमने तो कभी किया नहीं है, कोई बात नहीं, आइए आप, सिर्फ आइए। हमें तो कुछ नहीं आता, कोई बात नहीं, हम कैसे कर पाएंगे, हम लोग हैं ना यहाँ पे, आप आइए तो सही। और हम्म। द मोमेंट वो हाथ लगाते हैं मिट्टी को, वो देखिए क्या जादू होता है। मेरे स्टूडियो में लिखा हुआ भी है, नाउ द मैजिक बिगिंस हियर। राइट, इट्स अ काइंड ऑफ स्ट्रेस बस्टर, यू कैन से। सब एंजाइटी जाती है और आप एक कनेक्शन फील कर पाते हैं, क्योंकि दैट इज अर्थ। तो यस, मिट्टी। और ये एग्जैक्टली। हमें सिखाती है कि बचपन में जाना, जहाँ पे हम चीजें सिर्फ एक्सपीरियंस करने के लिए करते थे, कि ये स्विच ऑफ होगा या ऑन होगा तो इससे लाइट जलेगी कि बंद होगी, हम्म। सिर्फ इसलिए करते थे, इसलिए नहीं करते थे कि मुझे वो बल्ब ही लेके जाना है या स्विच ही मुझे निकाल लेना है ना। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। तो तो वो चीज को समझाती है कि आपको कुछ चीजें सिर्फ एक्सपीरियंस करने के लिए करनी है, टेक अवे के लिए नहीं करनी है। हम्म। बचपन पे जाते हैं। अच्छा दीक्षा, कौन से ऐसे विशेष प्रोजेक्ट्स रहे आपके जब आपका काम बढ़ता चला गया? बहुत सी ऐसी आयाम आपने छुए जो आपको लगा कि वाकई मैं कहाँ पहुंच गई हूँ, या मेरा बिजनेस कहाँ पहुंच रहा है? किस तरह से ये बढ़ोतरी हुई? कौन से ऐसे विशेष प्रोजेक्ट्स जो आप शेयर करना चाहेंगी, दूसरों को भी इंस्पिरेशन मिले उससे? तो मैं यहाँ पे एक चीज बताऊंगी आपको कि कोविड हुआ है ना, हम्म। 2019,
20 के 20। अंदर, 20। 20। तो उस टाइम पे हमें जब भी एक बार तो 3 महीने के लिए बंद हो गया था सब कुछ, उसके बाद में जब खुला था, हाँ। तभी क्लेबॉटिक के ऊपर इतनी फुटफॉल थी, आप बिलीव नहीं करोगे। हमें भी बिलीव नहीं हुआ था, क्योंकि लोग उस टाइम में 3 महीने वो घर पे थे, ठीक है? हम्म। और इतना टूरिज्म नहीं मिला, मतलब जयपुर के लोग, हर तरह के, मतलब इंडियंस, हम्म। इतने लोग आए, जयपुर के भी बहुत लोग थे उस टाइम पे। तो हम्म। उस टाइम पे मैंने क्लेबॉटिक का बहुत बड़ा राइज देखा, ठीक है? उससे मेरी एक तो आंखें खुली कि हाँ, हम कुछ कर सकते हैं। दूसरा, जब भी कोविड हुआ तो मेरे पास कुछ आर्टिस्ट थे। ऑब्वियसली किसी को भी, उन लोगों को पैसे नहीं मिल रहे थे, लोगों को, राइट? काम नहीं हाँ। मिल रहा था। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, तुम लोग हो मेरे साथ में, अपन एक काम करते हैं, 300-400 मग बनाते हैं और अच्छा। उसको देखेंगे अपन कैसे निकालेंगे, बट एटलीस्ट तुम लोगों को तो कुछ मेरी तरफ से मिल जाएगा ना, हार्ड वर्क का पैसा अपना, तो वो कर लेते हम्म। हैं। ऐसे हम्म। करके हमने कुछ 300-400 मग बनाए और उसको ऑनलाइन फोटो-वोटो खींच के डाल दिया। हम्म। आप बिलीव नहीं करोगी, विदिन 6 मंथ हमने वो 400 मग्स बेच दिए वाओ। और लोगों ने सिर्फ मग्स ही मग्स खरीदे हमसे, हम्म। ठीक है? तो वो एक आई ओपनिंग था। कोविड के बाद जो फुटबॉल वर्कशॉप्स के लिए था, वो एक आई ओपनिंग था। तो ये जो चीजें हैं, इन चीजों ने मुझे एक्चुअली दिखाया कि इसमें पोटेंशियल है दीक्षा, अपन कर सकते हैं। हम्म। एंड कोविड के बाद, ड्यूरिंग कोविड, सीआईआई करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, IIM बेस, उनके साथ में जुड़ी थी। अच्छा। उन्होंने 30 एंटरप्रेन्योर्स को इंटरव्यू करके सेलेक्ट किया था, उसमें से एक मैं भी थी। और हमारी ट्रेनिंग्स चल रही थी उस टाइम पे, और इसकी फंडिंग आ रही थी जर्मनी से, अच्छा। GIZ से। तो पूरी ट्रेनिंग हुई, ऑनलाइन हो रही थी ट्रेनिंग, सेशंस हो रहे थे, मतलब हर चीज पे सेशंस थे, आपके प्रेजेंटेशन पे, आपके फाइनेंसेस पे, कैसे पिच करना है, कैसे प्रोडक्ट सेल करना है, कैसे उसके शूट करने हैं, कैसे रील बनाना है, हर एस्पेक्ट पे वो लोग आपसे सेशन, एक इंडस्ट्री के सीनियर्स से आपसे सेशन करवा रहे थे। दे हम्म। वर गेटिंग अस रेडी, एंड उसमें से भी जीआईएस, उसका एंड में ये था कि आपको हो सकता है आप सिलेक्ट हो फंडिंग के लिए, या नहीं भी हो, दैट्स फाइन, पर हम्म। आप लोग तैयार हो जाएंगे। तो वो सब हुआ, हम लोग को पिचिंग हुई, सब कुछ हुआ। फिर उसका एक एस्पेक्ट था कि जीआई, कुछ औरतों को वो लोग जर्मनी लेके जाएंगे अच्छा। और वहां पे दे विल गिव यू, एक ट्रेड फेयर में आपको पार्टिसिपेट करवाएंगे, एंड वो आपको एक इंटरनेशनल एक्सपोजर भी देंगे। तो हम्म। वो उनमें से, उन 90 वुमेन की जो लिस्ट थी, उनमें से सिर्फ 5 वुमेन को उनको सिलेक्ट करना था, एंड आई वाज द वन हु वाज दैट वाज रिप्रेजेंटिंग वंडरफुल। इंडिया एट ओके। इंटरनेशनल लेवल। हम 5 वुमेन यहाँ से गई थी, 2 जयपुर से थे, बाकी सब अलग-अलग, इम्फाल से, कोई नेपाल, मतलब अलग-अलग स्टेट्स से थे। जी। तो वो 5 वुमेन हम गए थे, तब जाकर इंटरनेशनल एक्सपोज़र मिला। अपने प्रोडक्ट के ऊपर समझने की बारी मिली कि इसको कैसे और फिनिश करना है। आज हम लोग, तब भी वी वर सोल्ड आउट। और आप ये बात मानोगे कि यूरोप इज़ वेयर दे डू पॉटरी। वो लोग हम्म। पॉटरी करते हैं, उनका कोर है पॉटरी। और वहाँ जाकर के आई सोल्ड माय प्रोडक्ट्स एंड वी वर सोल्ड आउट, वाओ। ठीक है? दैट्स ऑल्दो वंडरफुल। although we got lot of feedback also on our products कि आपके थोड़े प्रोडक्ट हैवी हैं, या हम्म। ये इस तरह के कलर्स यूरोप में नहीं चलेंगे, थोड़े ब्राइट है आपका कलर पैलेट, राइट? हम्म। बट वो चीजें हमने आके इम्प्लीमेंट भी करी अपने प्रोडक्ट्स पे, ठीक है? हम्म। बट दैट एक्सपोजर वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वो एक्सपोजर मिला क्लेबॉटिक को। मेरी स्टोरी के ऊपर, क्लेबॉटिक की स्टोरी के ऊपर एक बुक भी पब्लिश हो चुकी है, वो भी जीआईजेड ने 30 वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर एक बुक पब्लिश की थी, एंड उसमें से वन ऑफ द स्टोरी इज माइन। बहुत खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया।
आपने अकम्प्लिशमेंट जो की है। कला की अपनी भाषा होती है, शब्द होते हैं, ये तो हम जानते हैं। तो जब हम क्ले बॉटिक की बात करते हैं, क्ले बॉटिक जो प्रोडक्ट्स तैयार करता है, क्या उनकी खासियत होती है? क्या वो अट्रैक्शन होता है जो आप कह रहे हो यूरोप एंड बाहर की कंट्रीज में उन लोगों को बहुत पसंद आता है या इंडिया में भी? जितना मैं समझ पाई हूँ मेरे प्रोडक्ट्स को, एक तो मैं खुद मेरे प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन करती हूँ। मेरे पास कुछ हुँ, आर्टिस्ट्स हैं, जो मेरे लिए काम करते हैं, जो इन प्रोडक्ट्स को बना के देते हैं मेरे लिए, ठीक है? तो पहली बात, इनोवेशन में हमने ये किया है कि इन प्रोडक्ट्स की वेट हमने बहुत कम कर दी है। तो अगर आप देखो तो क्वालिटी वाइज़ हमने बहुत इम्प्रूव किया है। दूसरा, इसकी 100% क्वालिटी हम लोग डिलीवर करते हैं। ऐज़ इन कहीं से भी ब्रेकेज, कहीं से भी फिंगर मार्क, कहीं से भी कोई हल्का-सा भी क्रैक है, वी विल नॉट गिव इट टू यू। वी विल हुँ, एब्ज़ॉर्ब इट। तो वो जो 100% डिलीवरी है ना, वो बहुत लोग एप्रिशिएट करते हैं। तीसरा, हम लोगों ने इसके अंदर अ, क्योंकि काँच का सामान है, दिस इज़ सिरेमिक, टूटने का हुँ, सामान है ना? तो अब सबसे बड़ा चैलेंज हमारे पास था कि चलो आप इंटरनेशनल लेवल पे तो चले गए, पर आप इसको डिलीवर कैसे करोगे? कैसे आप कस्टमर को यकीन दिलाओगे कि उसके पास प्रोडक्ट पहुँच जाएगा सही सलामत? तो हमने इसकी पैकेजिंग करी, और पैकेजिंग ऐसी रोबस्ट करी है कि आप इसको आप हम लोग बोलते हैं आप इसको कहीं पे भी ले जाओ, इस हमारे पैक किए हुए डब्बे को, नहीं टूटेगा। हुँ, और दो वो जो कॉन्फिडेंस कस्टमर हमारे चेहरे पे देखता है ना, एंड वो कॉन्फिडेंस से वो खरीदता है। नाउ वी आर एक्सपोर्टिंग टू यूएस, वी आर एक्सपोर्टिंग टू यूके। हम लोग बॉम्बे भेजते हैं हमारा सारा सामान, कुछ नहीं हुँ, टूटता, कुछ नहीं। हुँ। तो वो तो बहुत चीजें आप छोटी-छोटी चीज़ों पे आपने ध्यान दिया है। दिया है। हुँ, दूसरा, हुँ, अगर आप कलर्स की बात करें, आई लेट माय ग्लेजेस फ्लो। आई एम अ वेरी फ्री स्पिरिटेड पर्सन, जो कि बहुत, मतलब आप मुझे जितना पकड़ने की कोशिश करोगे मैं उतनी उड़ जाऊंगी। वैसी है मेरी वैसे हुँ, ही मेरे ग्लेजेस हैं। आप जितना उन्हें थामने की कोशिश करोगे वो उतना ही खराब आएंगे। आप हुँ, जितना उनको फ्री छोड़ोगे उतने वो सुंदर आएंगे, उतने ही वो बहुत अच्छे आएंगे, निखर के आएंगे। एंड हुँ, दैट्स हाउ आई कलर और आई ग्लेज माय सिरेमिक्स। एंड आई हुँ। थिंक शायद लोगों को वही पसंद आता है। तो दीक्षा जब पॉटरी करती है इस कला में सबसे ज़्यादा क्या पसंद आता है आपको और इंस्पिरेशन कहाँ से आती है? हाँ, इंस्पिरेशन तो बेसिकली ये कि जो अंदर की फीलिंग्स होती हैं, सी आर्ट इज़ क्या है? आर्ट इज़ एक्सप्रेशन। आप किस तरह की जो फीलिंग्स हैं, आप उसको कैसे एक्सप्रेस कर पाते हो, राइट? हुँ, आई एम अ वेरी हैप्पी पर्सन। तो अगर आप देखोगे मेरे पीसेस बहुत खुश हैं, खुश पीसेस बनाती हूँ। हुँ, बहुत लाइवली, बहुत कलर्स में चटक होंगे, उनके ग्लेजेस फ्लो हो रहे होंगे। तो दिस शोज़ अ पर्सन, दिस इज़ एन एक्सप्रेशन। और मैं अपने आर्ट के थ्रू सिर्फ़ वो एक्सप्रेस ही कर रही हूँ, और शायद लोगों हुँ। को वो एक्सप्रेशन सा अच्छा लगता है। बिल्कुल, मैं ये बोलने ही वाली थी कि जब खराब मूड होता है तब तो जाके पॉटरी के उसमें नहीं बैठते हो ना? नहीं, क्ले आपका मूड ही सही कर देती है। बिल्कुल, क्या ये पूरा प्रोसीजर होता है एक बार आप समझा सकते हो कि हाउ टू क्रिएट प्रोडक्ट्स फ्रॉम क्ले मतलब मिट्टी से आप शुरुआत कर रहे हो और एक खूबसूरत सी चीज़ आपके सामने क्रिएट हो जाती है। देखिए, पहली बात तो क्ले के साथ कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये शायद ही किसी भी मटेरियल के साथ में है। अगर आप उसको सिर्फ़ ऊपर-ऊपर से समझने की कोशिश करोगे, ऊपर उसके साथ सिर्फ़ हाथ लगाओगे और आप इंटरनली उससे कनेक्ट नहीं हो, तो आप कुछ नहीं बना पाओगे। तो सबसे हुँ, इम्पोर्टेंट होता है किसी भी आर्ट के अंदर टू कनेक्ट, ठीक है? कनेक्ट करोगे, देन यू विल अंडरस्टैंड द स्टेप्स। So second step, wedging, where we do kneading of the clay, centering, aligning of the clay on the wheel, pulling, giving it a shape. उसके बाद में drying process, first bisque, washing, and then applying these colors or these glazes, and then again fire it at 1220 degree centigrade. तो एक हुँ, लंबा प्रोसेस है जिसके अंदर 7 से 8 स्टेप्स हैं।
हुँ, इन 7 से 8 स्टेप्स के बीच के अंदर जो 15 दिन का जो टाइम जाता है, उसके अंदर क्ले आपको डिटैचमेंट भी सिखाती है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हर पीस एकदम लास्ट स्टेप तक सर्वाइव ही कर जाएगा। हर स्टेज में पीस टूटते हैं। बनते वक़्त टूटते हैं, ट्रिमिंग के टाइम टूटते हैं, सूखने के टाइम टूटते हैं, बिस्क में टूटते हैं, हुँ, धुलते तब टूटते हैं। फाइनली लास्ट स्टेज जब ग्लेज़िंग होकर के फायर किल से निकलते हैं तब भी टूटते हैं। तो हुँ, इट टीचेस यू डिटैचमेंट कि हर चीज़ से इतना दिल मत लगाओ कि आपको वो हर्ट करे। ठीक है, चीज़ है, मेहनत है, कला है, हर चीज़ है, पर उससे बहुत दिल मत लगाओ। मतलब क्रिएशन के साथ-साथ पेशेंस भी बहुत ज़रूरी है और डिटैचमेंट जैसा कि तुमने बताया। क्ले की भी बहुत स्पेशल इसमें रोल होता है, ख़ास भूमिका होती है ताकि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो अलग ही खूबसूरती, अलग अट्रैक्शन लिए हुए हों। तो कुछ ख़ास तरह की क्ले का इस्तेमाल होता है, उसमें भी वो क्या बहुत सारी वैराइटीज़ आती हैं? हाँ जी, क्ले बहुत तरीके की होती है। हम लोग स्टोनवेयर क्ले से काम करते हैं अच्छा। व्हिच इज़ हाई फायरिंग क्ले। जितनी ज़्यादा फायर होती है, उतनी वो ड्यूरेबल होती है, उतनी फूड हुँ, सेफ, माइक्रोवेव सेफ डिशवॉशर होती है क्ले। हुँ, हुँ। अच्छा दीक्षा, ये खूबसूरत पीस, एक्सीलेंट पीस पॉटरी आपकी नज़र क्या है? जिससे दिल जिसको दिल से बनाया गया हो वो ही है। नज़र आ जाता है। हाँ, वो नज़र आ जाता है, हाँ, ये चीज़ है सुषमा जी। वो हर किसी को नज़र आ जाता है, जो दिल से बनाया हुआ पीस होगा ना, आप बिलीव नहीं करोगी ये चीज़ मैंने देखी है। जो हुँ, चीज़ आपको सबसे ज़्यादा प्यारी होगी और आपने उस पे दिल लगाया होगा कि यार इसे कोई ना खरीदे, वो देखता है आप सबसे पहले लोग चाहे उसके अंदर कितना ही फ्लॉ होगा, चाहे उसमें क्रैक भी होगा, फिर भी लोग हुँ, बोलेंगे मुझे यही चाहिए। हुँ। मैंने अब एक जो आर्ट बनाया था मुझे याद है हाँ, मैंने एक एग्ज़िबिशन के लिए एक मैंने बहुत आउट ऑफ द बॉक्स सोचा था और मुझे लगा नहीं था कि कोई इसे खरीदेगा भी। आपने कभी ब्रश स्ट्रोक देखा है? एक फ़ोर्सफुल ब्रश स्ट्रोक राइट। हाँ, हाँ। मैंने उसको क्ले में बनाया था। अ वॉव! फ़ोर्सफुल ब्रश स्ट्रोक, ठीक है? वो अच्छा। था कुछ भी नहीं। ऐज़ अ अगर आप देखोगी ऐज़ अ मतलब क्राफ्टमैनशिप वो कुछ भी नहीं था। हुँ, हुँ। और पहले दिन जब मुझसे उसकी फ़ोटो माँगी गई, ठीक है? मतलब मेरा एक बायर था उसने कहा अरे यार किसी को कुछ तो मतलब क्रिएटिव और अच्छे पैसे मिल रहे हैं, तो कुछ अलग के स्कल्पचर्स चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है मैं फ़ोटो दे देती हूँ और मुझे लगा नहीं था ये पीस कोई खरीदेगा। हुँ, एंड कैन यू इमेजिन फर्स्ट थिंग उसने बोला मुझे ये चाहिए। अच्छा। तो ऐसा भी होता है। अच्छा, वर्कशॉप जब होती हैं तो बहुत तरह के लोग आते हैं आपके पास, आपने बताया। कुछ को सिर्फ़ एन्जॉय करना है, कुछ महसूस करना चाहते हैं, कुछ सीखना ही चाहते हैं। तो हाउ डू यू हैंडल अलग-अलग के जो बिगिनर्स, अलग-अलग तरह के बिगिनर्स आपके पास जो आते हैं, कैसे उसको हैंडल करना होता है? तो हमारे यहाँ डिफरेंट टाइप्स के कोर्सेज़ भी हैं। लेंथ अलग है उनकी। आप अगर सिर्फ़ 1 दिन क्ले के साथ महसूस करना चाहते हैं या फिर आप जस्ट हैव यू वांट टू हैव फन तो आप 1 एंड हाफ ऑवर का एक सेशन कर सकते हैं। या फिर आप थोड़ा और डिटेल में जाना चाहते हैं तो 2 डेज़ का कर सकते हैं। या फिर आप पूरा ही सब कुछ समझना चाहते हैं क्ले के बारे में, उसकी वर्कशॉप कैसे होती है, कैसे उससे प्रोडक्ट बनाया जाता है, फ्यूचर में भी उसके साथ काम करना चाहते हैं, तो हमारा 9 सेशन पॉटरी कोर्स भी होता है। अच्छा, बिल्कुल। तो उस तरह से वो कोर्स करके और वाक़ई आप बहुत बड़ा इंस्पिरेशन हो उन लोगों के लिए जो इस तरह से डिज़ाइनर बनना चाहते हैं और पॉटरी की लाइन में जैसा आप बता रहे हो कितना बड़ा स्कोप है। और पॉटरी आपने कुछ शेयर किया कि अभी की ये सीखते हैं हम पॉटरी से। सो व्हाट इज़ वेरी स्पेशल फॉर यू अबाउट पॉटरी जो आपको शिक्षा दे जाती है पॉटरी? पॉटरी हमें हरदम यही सिखाती कि ग्राउंडेड रहो, ज़मीन से जुड़े रहो। ज़रूरी नहीं है कि तुमने बहुत कुछ सारी डिग्रियाँ, बहुत कुछ ले लिया, बहुत बड़े महान बन गए और फिर तुमसे गलतियाँ नहीं होंगी, ये ज़रूर होंगी। तो ऐसे बड़े-बड़े पॉटर्स भी हैं, मेरे पास भी बहुत स्किल्ड पॉटर्स हैं, पर हम लोग भी ये नहीं बोलते कि कभी भी कि नहीं भी हम लोग एकदम उस पे पहुँच गए क्योंकि अगर
टॉप पे पहुँच गई, हम ये बोलेंगे ना उसी दिन क्ले मुझे झटका देगी और कुछ बनेगा नहीं। तो हरदम यही सिखाती है कि अपनी रूट से कनेक्टेड रहो, जुड़े रहो और हरदम ये ग्राउंडेड रहो अपनी जगह पे। राइट। और उसके अलावा जब हम चीज़ें बनाते हैं तो उसमें आपकी क्रिएटिविटी तो है ही, लेकिन आपने जैसा बताया था कि पेशेंस होना चाहिए, बहुत सारा पेशेंस चाहिए और किसी चीज़ से अटैच नहीं होना है। ये चीज़ें भी वो सिखा देती है। तो वाक़ई मिट्टी हाथों में होती है तो कमाल वो महसूस करना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ कनेक्ट होना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है, तभी आप बहुत बड़े-बड़े कमाल कर पाएँगे जैसे कि आपने किए हैं। अब आगे के क्या प्लान्स हैं? क्या-क्या और सोचा हुआ है आपने? और ख़ासकर उन लोगों के लिए जो पॉटरी की इस फ़ील्ड में कुछ करना चाहते हैं, क्या कुछ इस तरह के कोर्सेज़ होते हैं जैसे कि रेगुलर कोर्सेज़ की तरह? हाँ, हमारे यहाँ पे भी एक स्पेशल कोर्स है, लॉन्च योर स्टूडियो का कोर्स है, जिसकी फीस 1.5 lakhs है एंड व्हिच इज़ 3 months कोर्स, जिसके अंदर आपको पूरा सिखाते हैं कि कैसे प्रोडक्शन रोल आउट करना है, किस तरह से स्टूडियो मेंटेन हो सकता है। वी आल्सो कनेक्ट यू विद वेंडर्स इन इंडस्ट्री। आपका हैंड होल्ड करते हैं 6 मंथ्स के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आप एक पॉटरी स्टूडियो खोलना चाहते हैं, तो वी कैन बिकम अ मेंटर फॉर यू। तो ये एक कोर्स है। दूसरा मैं यही बोलूँगी कि हार्ड वर्क, जो आजकल की जनरेशन सीम्स लाइक कि वो लोग नहीं करना चाहते। उनको लगता है कि बहुत हर चीज़, वो कल्चर आ गया है ना कि एक स्टार्टअप 200 करोड़ में बिक गया, एक स्टार्टअप 500 करोड़ में बिक गया। एग्ज़ैक्टली। तो सब तो कुछ जल्दी वैसा नहीं, वैसा कुछ नहीं होता यहाँ पे, हुँ, वैसा कुछ भी नहीं होता। आपको सक्सेस मिलेगी पर बहुत आराम से मिलेगी। जब ज़िंदगी में जब आपको लगने लगेगा कि हाँ यार, मतलब आप अपने काम को खुद को समझने लगोगे, तब जाके शायद दुनिया भी आपको समझे। पर कोई शॉर्टकट नहीं है पॉटरी के अंदर। हुँ। और आपके एक्सपेंशन की और क्या प्लान्स हैं? अब हम लोग एक्सपोर्ट पे ध्यान दे रहे हैं। तो एक्सपोर्ट कर भी रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। और जैसे इस बार हम लोगों ने यूके में एक शो किया था, सोर्स गिफ्टिंग, वुमेन गिफ्टिंग। तो उस तरह से इंटरनेशनल शोज़ पे ध्यान है ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा इस आर्ट को बाहर की तरफ या भेज सकें, ताकि हम हमारे फेलो पॉटर्स को अ, उसका बेनिफिट पहुँचा सकें। तो क्लेबॉटिक इट्स नॉट ऑल अबाउट मी आल्सो, बट वो एक थॉट से तो शुरू हुआ था। बट हुँ। उसके साथ-साथ इसका भी है कि कम्युनिटी को इसका हेल्प मिले। जो हमारे पॉटर्स हैं, दे आर डूइंग सम अदर टाइप ऑफ जॉब्स, कोई ऑटो चला रहा है या कोई बस कंडक्टर का काम कर रहा है। तो वो लोग को वो जो ना करना पड़े और वो अपने ही स्किल में काम करें। और उनको वो कब करेंगे जब उनको दिखेगा कि हाँ, इस चीज़ में भी रोज़गार है, इस चीज़ में भी सैलरीज़ हैं, इसमें भी लोग देने को तैयार हैं। तब जाकर के हम उनको वो बेनिफिट दे पाएँगे। और इस थॉट के साथ ही क्लेबॉटिक इंटरनेशनल जाना चाहता है ताकि हम उन लोगों तक ये बेनिफिट पहुँचा सकें। हाँ, सही बात है कि जो लोकल आर्टिज़न्स हैं, जो इस तरह की कला को समझते हैं और बहुत कुछ उसमें कर सकते हैं, तो उनको आप जोड़ते हैं और उनके लिए अलग-अलग जो आयाम हैं, उनको वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। दैट्स वंडरफुल। सो दीक्षा, इट वाज़ लवली टॉकिंग टू यू। क्या ख़ास मैसेज जो सबके लिए एक इंस्पिरेशन भी हो सकता है आपकी तरफ से? मैसेज मैं यही देना चाहूँगी कि हार्ड वर्क से कभी भी पीछे ना हारें। हार्ड वर्क आपको बहुत आगे ले जाएगा, पर उसके लिए मतलब थोड़ा दिन पेशेंस रख कर के और हार्ड वर्क करते रहें अपना। बिल्कुल। वो कहते हैं ना कि बस एक-एक कदम आगे बढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और वो आपने बीच में बहुत अच्छा बोला था कि खाली काम करना है, यानी कर्म करते रहिए, उसमें कहीं न चूकिए और अपने आप जो फल है, उसको भगवान पे छोड़ देना चाहिए। तो इसी तरह आप का जो ये क्ले बॉटिक है, वो बहुत से लोगों को बहुत सा रोज़गार देता रहे, आप एक हीरे की तरह और चमक पाएँ, ये हमारी शुभकामनाएँ हैं दीक्षा गुप्ता आपके लिए। थैंक यू सो मच मैम। Thank you, Diksha, for joining us today. It was lovely talking to you. Thank you so much. थैंक यू।